क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है। एक लिक्विड के तल में स्थित एक सिंबल जो है वो 0.2 मीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यदि द्रव की गहराई 2 मीटर है तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सघन में रखा हुआ है कि विरल में रखा हुआ है। साफ आपको दे रखा है किसी भी वस्तु को हमने एक लिक्विड में रख रखा है और एयर के मुकाबले लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये माध्यम आपके पास में है सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, और ये हो गया आपके पास में विरल माध्यम। अब ये कह रहा है कि जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपकी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन x इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर दे रखा है। ठीक है, यदि द्रव की गहराई 2 मीटर है, एक्चुअल डेप्थ जो है इसकी वो आपके पास में दे रखी है 2 मीटर। अब आपसे इसने पूछा है कि तो बताइए उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको साफ लग रहा है कि वस्तु सघन में है और देखने वाला कैंडिडेट विरल के अंदर में है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर में x इज इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला लगेगा। x की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2, t की वैल्यू 2, 1 - 1 अपॉन म्यू। यहां से सॉल्व करके म्यू की वैल्यू लगा दी। इसको आप काटोगे तो 1 बन जाएगा। तो 0.1 इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन म्यू। शिफ्ट कर दीजिए लोकेशन, 1 अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू, ये इस साइड आ जाएगा 1 - 0.1, तो ये बनेगा 0.9 क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.9। इसको इससे काट दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास में 1.1। तो जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.1 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रखा है। 8000 एंगस्ट्रॉम का एक वेवलेंथ, प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है, यानी एयर टू ग्लास में एंटर कर रहा है। यदि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो पानी में उस लाइट का वेवलेंथ कितना होगा। तो देखिए साफ आप लोगों को कॉचीज लॉ से एक इक्वेशन मैन्युफैक्चर कर रखी है। क्या चीज है, μ1 λ1 इज इक्वल्स टू μ2 λ2, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी वेवलेंथ चेंज कैसे होती है उसका फॉर्मूला। अब देखिए μ1 कहां से लाइट आ रहा है, एयर से। एयर मैंने म्यू ए लिख दिया। एयर में जब था उसका वेवलेंथ कितना था 8000 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू, बाद में कहां पर एंटर हुआ, लिक्विड वाटर के अंदर में। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3 इनटू λ2 कैलकुलेट करना है, और आपको साफ पता है एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो। क्या बन जाएगा 8000 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 4/3 इंटू λ2, ये कट जाएगा इससे, तो ये बनेगा 2000। यहां शिफ्ट कर दीजिए, λ2 इज इक्वल्स टू 6000। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर उस लाइट को मैं वाटर में एंटर करूं तो उसका वेवलेंथ हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है। 18 सेंटीमीटर भुजा की एक प्लेट जो ग्लास की बनी हुई है के भीतर एक हवा का बुलबुला स्थित है, जिसे लेफ्ट ओर से देखने पर 8 सेंटीमीटर दिखाई देता है और राइट साइड से देखने पर यह 4 सेंटीमीटर का दिखाई देता है। बाईं ओर से देखिए चला के पूछा है लेफ्ट साइड से बुलबुले की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो देखिए ये सारी घटनाएं जो है अपवर्तन के कारण है। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखती है अगर आप विरल से सघन में देख रहे हो। तो जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा कर देते हैं। ये मान लिया हमारे पास में कोई भी एक ग्लास स्लैब है, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है, 18 सेंट यहां से लेकर यहां तक इसकी। अब इसमें हमने कहा कोई भी एक एयर बबल बना दिया। अब अगर व्यक्ति यहां से इसको देख रहा है लेफ्ट साइड से, तो साफ कह रहा है बाईं ओर से देखने पर 8 सेंटीमीटर गहरा दिखाई देगा, यानी ये आभासी गहराई है, वर्चुअल डेप्थ। आभासी गहराई जो है वर्चुअल डेप्थ डी डैश कह दूं, ये आपको 8 सेंटीमीटर दिखाई दे। वास्तव में कुछ और है, अगर ये राइट साइड से देखता है तो आपको ये 4 सेंटीमीटर गहरा दिखाई दे रहा है। ये भी आभासी गहराई है, वर्चुअल डेप्थ, आभासी गहराई। इसको मैंने कह दिया डी डैश इज इक्वल्स टू 4 सेंट। ओके, अब एक्चुअल में कितना है ये लेफ्ट साइड से पूछ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, लेफ्ट साइड से इसका जो डिस्टेंस है उसको x मान लिया मैंने। 18 सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब है, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस x है, राइट साइड का कितना होगा 18 माइनस x। अब आगे ट्रिक आप लोगों को बता रखी है, उसी ट्रिक को फॉलो करना है। क्या चीज है, सघन से विरल से सघन में आप देख रहे हो, आपसे पूछे कि भाई एक्चुअल डेप्थ जो होगी वो ज्यादा होगी और आभासी थोड़ी कम दिखाई देगी, यानी म्यू इज इक्वल्स टू कॉन्सेप्ट होता है डी अपॉन डी डैश। इस ट्रिक को लगाने हैं एक बार लेफ्ट साइड में एक बार राइट साइड में। अगर मैं लेफ्ट साइड के लिए लगाऊं तो देखिए आप कह सकते हो बाईं ओर के लिए लेफ्ट साइड के लिए एक्चुअल डेप्थ डी की वैल्यू x है
और डी डैश आपके पास 8 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि म्यू इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास में x अपॉन 8, फर्स्ट इक्वेशन। नंबर सेकंड, दाईं ओर के लिए, राइट साइड के लिए, तो राइट साइड में आपको पता है कि ये डी डैश है और ये डी आपके पास में है, तो म्यू इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 18 माइनस एक्स अपॉन, मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 4, सेकंड इक्वेशन। लेफ्ट साइड सेम है दोनों में, राइट साइड सेम होगी, एक्स की वैल्यू निकाल दो, दोनों को इक्वेट कर दो, x अपॉन 8 इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स अपॉन 4, ये कट गया, इसमें 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल्स टू 36 माइनस 2x, ये इस साइड शिफ्ट होगा, 3x इक्वल्स टू 36, इसको काट दीजिए, 12 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू आपके पास बन गया 12 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड से जो इसकी एक्चुअल डेप्थ थी बबल की वो 12 सेंटीमीटर है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 डिग्री प्रिज्म कोण वाला पतला प्रिज्म 3.2 डिग्री का विचलन कोण देता है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। अब देखिए कई बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन क्या है, अगर विचलन कोण डेल्टा इसकी वैल्यू आपको 5 डिग्री से कम दे रखी है, 5 डिग्री से अगर कम है तो विचलन कोण निकालने की ट्रिक होती है डेल्टा इज इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1, और अगर 5 डिग्री से ज्यादा है तो वहां कंडीशन के अंदर में आपके पास में म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं, डेल्टा आपको दे रखा 3.2, ए की वैल्यू आपके पास में है 5, म्यू माइनस, तो देखिए इसको नीचे शिफ्ट कर दो, 3.2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1 को वहां शिफ्ट करो, तो म्यू इज इक्वल्स टू 3.2 अपॉन 5 प्लस 1 हो गया, एलसीएम ले डालिए, 5 आ जाएगा एलसीएम, ये बन जाएगा 3.2 प्लस 5, जोड़ दो इसको, तो ये बन जाएगा 8.2 अपॉन 5, अब काट लीजिए, ये बन जाएगा 5 1 जा 5, 3 बन गया 32, 6 5 जा 30, 2 बच गया यानी 4, 1.64, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके पास 1.64 होगा। अब 1.64 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक दे रखा है, तो मैं राउंड ऑफ करके इसको 1.6 ली, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश का ग्लास म्यू इज इक्वल्स टू 1.5 में स्पीड इतनी है और किसी एक लिक्विड में प्रकाश की चाल इतनी है, तो बताइए हवा के सापेक्ष उस लिक्विड का अपवर्तनांक कितना होगा। देखिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जितने भी डाटा दे रखे आप उन सबको यूज करो, इसमें आपके ये डाटा कहीं काम नहीं आने वाला, आपको लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हवा के रूप में और लिक्विड यहां है, वहां पर ग्लास यूज हो रहा है, तो मैं इस डाटा को अगर यूज करूं तो देखिए आप ये कह सकते हो कि कह क्या रहा है, अगर कोई भी लाइट एक एयर से उस लिक्विड में जाती है तो उसका स्पीड इतना है, तो बताइए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है स्पीड चेंज है, उसका फॉर्मूला आपको बता रखा है, म्यू1 v1 इज इक्वल्स टू म्यू2 v2, म्यू1 जिस मीडियम से आ रही है, एयर से आ रही है, तो 1 कह दिया हमने, एयर में स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻⁸ इक्वल्स टू म्यू2 आपके पास में जो दे रखा है वो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो मुझे निकालना है, उसकी स्पीड मेरे पास में है 3, स्पीड जो है वो 2.5 इंटू 10⁸। अब देखिए 10⁸ कट गया इसमें, इसको नीचे शिफ्ट करो, तो आप कह सकते हो म्यू2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2.5, पॉइंट शिफ्ट करेंगे, 5 से काट दीजिए 6 और ये बन गया 5, ये बनेगा आपके पास में 1.2, यानी उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.2 है। तो देखिए आपका जो 5th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन दो, जरूरी नहीं कि सारे डाटा यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक समतल कांच स्लैब को अलग अलग अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, उनमें से कौन सा रंग सबसे कम उठा हुआ प्रतीत होगा। ये ध्यान से देखिएगा, कई बार पूछ लेते सबसे ज्यादा उठा हुआ, यहां पूछा सबसे कम उठा हुआ। तो देखिए आपको ट्रिक ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बता रखी है कि मान लिया यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप विरल में खड़े हो, सघन में देख रहे हो, तो ये चीज आपको यहां दिखाई, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इस गैप को मैंने x कह दिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कितना विस्थापन होगा, और इसकी एक्चुअल डेप्थ जो है गहराई वो d हो गई। फॉर्मूले में आंसर छुपा हुआ है, x इक्वल्स टू d 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो देखिए d को कांस्टेंट रख रहा है, x और म्यू का काम है, आपसे ये कह रहा है कि ये जो x है इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, यानी ये आपके पास में क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। x की वैल्यू कम हो उसके लिए जरूरी
क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू कम कब होगी, इन दोनों नंबरों के माइनस से x की वैल्यू आ रही है। अगर पहला नंबर बड़ा होगा तो x बड़ा हो जाएगा, अगर दूसरा माइनस वाला नंबर बड़ा होगा तो x की वैल्यू छोटी होगी। मैथमेटिक्स में आप लिखते हो x इक्वल्स टू वाई माइनस जेड। x की वैल्यू को कम करने के लिए माइनस वाले नंबर का बड़ा होना जरूरी होता है। जितना इनके बीच का गैप कम होगा उतना x क्या होगा, कम। तो देखिए x की वैल्यू कम होनी चाहिए, कम उठावा पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है मेरे पास में वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब आप देखो 1 अपॉन म्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ऊपर तो 1 कांस्टेंट है, अब ऊपर कांस्टेंट है तो सारा खेल म्यू पे टिका हुआ है। अगर 1 अपॉन म्यू की वैल्यू ज्यादा हो उसके लिए जरूरी क्या है, म्यू की वैल्यू कम होनी चाहिए। यानी म्यू की वैल्यू कम होनी चाहिए, और म्यू जो है वो कॉचीज लॉ से हम क्या कह सकते हैं कि म्यू और लेमडा तो उल्टे होते हैं। म्यू की वैल्यू कम होने के लिए लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जिसका लेमडा सबसे ज्यादा होगा वो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो x की वैल्यू कम होने के लिए 1 अपॉन म्यू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, 1 अपॉन म्यू की वैल्यू ज्यादा होने के लिए म्यू की वैल्यू कम होनी चाहिए। और कॉचीज लॉ कहता है म्यू और लेमडा उल्टे होते हैं, जिसका म्यू कम उसका लेमडा सबसे ज्यादा। अब इन दोनों को रिलेट की, इसको और इन दोनों, आप ये कह सकते हो कि जिसका लेमडा सबसे ज्यादा होगा उसमें विस्थापन सबसे कम होगा। और आपको पता है मैं विबग्योर की अगर बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा लेमडा किसका होता है, रेड कलर का। तो लाल रंग जो है उसका अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में क्या होगा, डी ऑप्शन। मान लो ये पूछता सबसे ज्यादा उठा हुआ दिखाई देगा, तो अब ये रिलेट उल्टे हो जाते हैं। x की वैल्यू ज्यादा करने के लिए लेमडा सबसे कम होना चाहिए, तो उसके लिए आपका आंसर क्या होता, बी ऑप्शन। क्लियर। अभी 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां। एक पक्षी हवा में 18 मीटर ऊंचाई पर उड़ता है तथा मछली पानी में 20 मीटर की गहराई पर तैरती है। पक्षी जब मछली को देखता है तो मछली के प्रतिबिंब की पक्षी से दूरी कितनी। थोड़ा ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस जो है वो गलतियां करवाते हैं। देखिए ये आपको दे रखा है कि यहाँ पर कोई भी एक पक्षी है, बर्ड कह सकते हो आप इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 18 मीटर, यहां से यहां। मछली जो है 20 मीटर की गहराई पे, हम यहां मान लेते हैं ये 20 मीटर की गहराई। अब देखिए पानी जो है इसका म्यू हमारे पास होता है 4/3। अब मछली वास्तव में 20 मीटर गहरी नहीं दिखाई देगी, थोड़ी उठी हुई दिखाई, जैसे पानी के ग्लास में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। अब मछली जो है उसको लगभग यहां दिखाई, ये आपके पास में मछली का इमेज होगा, तो मछली डैश के आपको ये निकालना, ये एक्स कितना होगा। तो x निकालने की ट्रिक आपको बता रखी है सिंपल सी। x इक्वल्स टू कितना होगा, जो पूरा डिस्टेंस है उसका 3/4 होगा हमारे पास, 3d/4। तो देखिए 3 इंटू डी कितना है 20/4 हो गया हमारे पास, ये बना 15 मीटर। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर। अब ये पूछ रहा है मछली के प्रतिबिंब से उस पक्षी की दूरी, ये निकालना है। तो 15 में 18 जोड़ दें तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास में आएगा, ये जो दूरी आपके पास आएगी, ये 18 में आपको 15 जोड़ना पड़ेगा, इट विल बी 33 मीटर। तो देखिए 33 मीटर इनके बीच का गैप होगा। 7वें का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। इंद्रधनुष निर्माण में मुख्य घटना कौन सी है। आप लोगों को पता है कि जब इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष रेनबो जब बनेगा, कौन कौन सी घटनाएं होंगी। नंबर पहला वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेप डिस्पर्शन, ये मुख्य घटना है, क्योंकि इसी के कारण सफेद प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है। नंबर सेकंड अपवर्तन जो है, रिफ्रैक्शन, ये 2 बार होता है। एक बार जब लाइट पानी की बूंद के अंदर एंटर करती है और एक बार पानी की बूंद से बाहर निकलती है। नंबर तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हमेशा नहीं होगा, ये तभी होगा जब आपतन कोण 48 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि पानी का क्रांति कोण होता है 48। अब इसमें पूछ रहा है मुख्य घटना जिससे 7 रंग दिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 7 रंग दिखाने के लिए डिस्पर्शन का इस्तेमाल किया जाता है। 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से 36 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो सतह से टकराने के पश्चात विचलन कोण का मान बताइए। एंगल देखो किसके साथ दे रखा है, एक प्रकाश किरण अपारदर्शी से, अपारदर्शी, इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द ओपेक सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 36, सतह के साथ में एंगल है ये। थोड़ा ध्यान से देखना इन चीजों, थोड़ी सी क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। आप लोगों को पता है ये हमने बना दिया इसका एक अभिलंब। मान लिया कोई भी लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही, ये आपके पास में आप किरण अपारदर्शी से,
अपारदर्शी जो सतह हो गई हमारे पास में, ये ऐसे है, ये हो गया 36 डिग्री का एंगल बना रही है विद द सरफेस, ये हो गया 36 क्लियर। और आपको पता है ये आई होता है इसमें। अब देखिए अपारदर्शी सतह है तो लाइट यूं ट्रांसमिट हो जाएगी ऐसे, और ये एंगल दोनों बराबर होंगे हमारे पास। विचलन कोण का मतलब होता है लाइट को कहां जाना था और कहां चलेगी। एक्चुअल में लाइट को जाना था इस जगह लाइट चलेगी ऐसे, ये इसका वास्तविक पथ है, ये इसका विचलित पथ है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को डेल्टा कहते हैं। अब देखिए ये पूरी एक लाइन 180 डिग्री, मैं ये कह सकता हूं 180 माइनस 2i, ये विचलन कोण है। और ये 90 डिग्री होता है, 36 है, तो 90 में से अगर 36 को माइनस करूं तो ये मेरे पास बनेगा 54 डिग्री। ये 54 है तो ये भी 54 हुआ। तो विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू 54, डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये बन गया आपके पास में 108, डेल्टा इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। तो विचलन कोण जो आपके पास है वो 72 डिग्री का होगा। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक बल्ब प्रकाश के भीतर 39 सेंटीमीटर की गहराई पर स्थित। बल्ब को चालू करने पर, ऑन करने पर पानी की सतह पर एक वृत्ताकार भाग की त्रिज्या होगी जिस पर प्रकाश बाहर निकलता हुआ प्रतीत होगा। देखिए TIR का क्वेश्चन है। मान लिया ये मेरे पास में कोई भी सतह है, इस सतह में यहां पर बल्ब रख, लाइट वहीं तक दिखेगी आपको जहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्रांतिक कोण बनेगा, जहां पर क्रांतिक कोण बनेगा। ये मान लिया ये ऐसे बना, बीच वाला पार्ट जो है उसको मैं ऐसे बना दूं, यानी ये अभिलंब है, नॉर्मल है मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे कह दूंगा, देखो ये ऐसे है, नॉर्मल को थोड़ा डॉट डॉट करके बना ताकि आपको लगेगा ये अभिलंब है। देखिए यहां पर अगर मैं एक अभिलंब बनाता हूं तो आपको पता है कि ये लाइट ऐसे जाएगी, तो ये एंगल होगा क्रांतिक कोण और ये बनेगा 90 डिग्री। सेम तरीके से अभिलंब बना दूं तो ये सीधा ऐसे जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल होगा और ये बन जाएगा आर आपके पास 90। तो लाइट जो आपको दिखेगी वो सिर्फ और सिर्फ इतने भाग में दिखेगी, यहां से लेकर यहां, क्योंकि जब लाइट मीडियम क्रॉस नहीं करेगी तो वहां पर लाइट बाहर नहीं जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, ये तो हो गया इसका रेडियस। आपसे कह रहा है कि जिस भाग की हम बात कर रहे हैं उस भाग का जो रेडियस है वो आपको निकालना है। तो इसकी ट्रिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब सॉल्व करते हैं। ये h हो गया आपके पास में डेप्थ, जिसको हम कहते हैं, बल्ब 39 सेंटीमीटर की गहराई पे रखा हुआ। R इक्वल्स टू होता है h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, h की वैल्यू 39 अपॉन, अब देखिए म्यू पानी की बात कर रहा है तो पानी का म्यू जो होता है हमारे पास में 4/3 होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4/3 का स्क्वायर माइनस 1, 39 अपॉन रूट में स्क्वायर कर दो 16 अपॉन 9 माइनस 1, 39 अपॉन एलसीएम लोगे आप इसमें तो 9 आ जाएगा इधर, इसमें 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन 9, 9 का वर्गमूल 3 ऊपर चला जाएगा। R इक्वल्स टू 39 इंटू ये बन गया 3 अपॉन आपके पास में है रूट में 7। तो देखिए रूट 7 जो होता है इसका स्क्वायर रूट 4 का 2 होता है, 5 6 7, तो ये बनेगा 2.6। सॉल्व करें इसको, ये बना आपके पास में 39 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा 9 3 27 कैरी 2 9 11 अपॉन बन गया आपके पास में 2.6। अब देखिए दोस्तों आगे इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसको ढंग से सॉल्व करूं तो ये आपके पास में 0 आ जाएगा, 2 से काट लीजिए 13 हो गया इसके अंदर में, ये बनेगा आपके पास में 5 8 5। अब सॉल्व करें, देखिए 13 का टेबल बोले जब तक 58 नहीं होता 3 बार, लगभग 4 बार चला गया हमारे पास में 4, 52 बचा, 6 बचा 65, 13 पंजे 65 हो गया 45। तो आप कहोगे कि जो बल्ब है उससे जो TIR बन रहा है उसका जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस हमारे पास कितना हुआ 45, और आंकड़े सेंटीमीटर में चल रहे थे तो 45 सेंटीमीटर कौन सा है, डी ऑप्शन। 10वीं का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश सघन माध्यम इतने से विरल माध्यम इतने में प्रवेश करता है तो क्रिटिकल एंगल का मान दो। तो देखिए कई बार क्या करते हैं बच्चे, गलती कर जाते हैं, स्नेल का वो थियोरेटिकल नियम लगा देते हैं जो 10वीं में पढ़ाया हुआ है। तो आप लोगों को क्रांतिक कोण के लिए मैंने क्लियर बता रखा है, स्नेल्स लॉ ऐसे यूज करना, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। ओके, μ1 जहां से लाइट आ रही, μ2 जहां लाइट जा रही है, और आपको पता है TIR होने के लिए लाइट हमेशा कहां से कहां जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए, यानी डेंसर से रेयर में। तो इसका मतलब ये सघन का होगा, ये रेयर का। लाइट कहां से आ रही है, सघन माध्यम से, तो म्यू की वैल्यू 5/3 है। आई आपतन कोण जिसको क्रांतिक कोण कहेंगे हम, sin c इज इक्वल्स टू μ2 जहां जा रही है विरल माध्यम में जा रही है 4/3, और आपको बता रखा है क्रांतिक कोण पे R की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो मैं यहां लिख सकता हूं sin R इज इक्वल्स टू जो है इसको मैं 90 डिग्री, देखिए 5/3 मल्टीप्लाई
साइन सी 4/3 साइन 90 की वैल्यू 1, 3 को ऊपर शिफ्ट करें 5 को नहीं, ये बनेगा आपके पास में साइन सी इज इक्वल्स 12/15, 3 से काट लो 4 और ये बन गया 5। साइन सी इज इक्वल्स टू 4/5, इस रूप में नहीं पूछ रहा है। क्रांतिक कोण देखो ये सी आएगा, क्रांतिक कोण का मान हो गया हमारे पास साइन इनवर्स 4/5, ये आंसर होना चाहिए। अब ढूंढ लीजिए कौन सा, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 पी ऑप्शन है। और देख लो कोई मिलता जुलता नहीं है, साइन इनवर्स है 5/, कई बच्चों का ये आंसर आया होगा अगर स्नेल्स का लॉ लगाया होगा। 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बने होते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाएं। अगर हम बात करते हैं खतरे के निशान, खतरे के निशान, तो मेरे प्यारे बच्चों खतरे के निशान दूर से दिखाने होते, पास में तो मैं कहता हूं भैया यहां मत जाना, यहाँ खड्डा है, दूर से जहां हमारी बात नहीं जा सकती है, खतरे के निशान, इसका मतलब ऐसे सिग्नल जो अधिक दूरी करें, अधिक दूरी तय करें, अधिक दूरी तय करें। अधिक दूरी वही रंग तय कर सकते हैं जिनके प्रकीर्णन की तीव्रता कम हो, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम हो। और प्रकीर्णन की तीव्रता का फॉर्मूला रेले नाम के वैज्ञानिक ने दिया था 1/λ⁴, जिसके प्रकीर्णन की तीव्रता कम होगी उसका लैम्डा ज्यादा होना चाहिए, लैम्डा ज्यादा। अब देखिए लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल रंग। अब स्कूलों में क्या बताते हैं? लाल रंग खतरे के निशान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल का लैम्डा ज्यादा होता है, जबकि ये नहीं है। खतरे के निशान लाल रंग के लिए इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग जो है उसके प्रकीर्णन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होती है, जिसके कारण जो है वो लाल रंग कम बिखरता है, लाल रंग कम बिखरता है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर लाल रंग कम बिखरेगा तभी वो ज्यादा डिस्टेंस तय कर पाएगा, इसी कारण उसको खतरे के निशान के रूप में इस्तेमाल किया जाता। अब कौन सा ऑप्शन देखिए, रेड हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेड इज मिनिमम, लाल के प्रकीर्णन की तीव्रता न्यूनतम होती है, बिल्कुल न्यूनतम होती है, इसको मान सकते। और भी चेक कर लेते, लाल रंग आंखों के लिए सर्वाधिक सुगराई, आंखों के लिए सबसे ज्यादा सुगराई पीला रंग होता है। लाल रंग की प्रकीर्णन तीव्रता अधिकतम होती है, बैंगनी की अधिकतम होती है लाल से 5 से 6 गुना। गलत। तो आप कहोगे 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है, उसकी वैल्यू बतानी है। समान द्रव्यमान की 3 वस्तुएं इतने 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 पर स्थित है, निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक बताइए। 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो साफ आपको क्लियर होना चाहिए किसी ट्राइंगल की बात कर। तो मान लिया मेरे पास जो ट्राइंगल है इसको मैं कह देता हूं 0 0, ठीक है। 3 समान द्रव्यमान है तो मान लीजिए m मान लेते हैं, m हो गए सर, m हो गए, और ये तीनों m हो गए। 1 भी मान सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के कोऑर्डिनेट्स आप ये ले लो a, 0, तीसरे के कोऑर्डिनेट ले लो a/2, a√3 ये हो गया। क्लियर। अब आपसे पूछा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, तो हम कहेंगे 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ। तो देखो x सेंटर ऑफ मास जो है उसका फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन हो गया हमारे पास में m1 प्लस m2 प्लस, अब सारी वैल्यूज दे रखी है। m1 कितना है, m बोल दिया हमने, x1 की वैल्यू 0 है, प्लस m2 कितना है, m, और x2 की वैल्यू a है, m3 कितना है, m है, और ये x3 है। ये बन गया आपके पास a बाय अपॉन करके आपके पास में हो जाएगा m प्लस m, तीनों सेम है, ये m बन गया। x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स का कोई मतलब नहीं है, m कॉमन आके इससे कट जाएंगे, a है और a/2, तो a को a/2 से जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 3a/2, और अपॉन करके 3 लिखा हुआ कट गया इसमें, तो ये बना a/2। x सेंटर ऑफ मास a/2 होना चाहिए, तो a/2 तो इसी के अंदर में है, तो आंसर तो हालांकि यहीं से आ गया, पर फिर भी हम चेक करेंगे y सेंटर ऑफ मास, तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं इसमें y सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा m1y1, m1 तो आपके पास में है m, y1 0 है, m2x2, m2 m है, पर y2 आपके पास में 0 हो गया, प्लस m3 m है, और y3 आपके पास में हो गया a√3/2। नीचे वही है, तीनों के m जोड़ोगे तो 3m आ जाएगा, ये 0 कट गए, ये m इससे कट जाएगा। y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, ये बचा आपके पास, ये नीचे जाएगा a√3/3, 2 जा 6। अब ये इस रूप में मांग रहा है कि नहीं, a√3/6 इसी रूप में मांग रहा है, दूसरा आंसर। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या बने इसमें, a/2, a√3/6, और ये साफ आंसर देखिएगा 13th का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है।
पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एल लंबाई की छड़ जिसका रेखीय घनत्व लैम्डा इज इक्वल्स टू 2x है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की स्थिति बताइए। देखिए, अगर कभी भी कोई रॉड, कोई भी छड़ असमान द्रव्यमान की है, इर्रेगुलर मास की है, तो उसकी जो लीनियर डेंसिटी होती है मास की, रेखीय घनत्व, वो दिया जाता है a प्लस बी एल। ये ट्रिक है हमारे पास। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास बनता है x सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला होता है L 3a प्लस हो जाएगा 2bl अपॉन करके 3, और ये बनता है हमारे पास में 2a प्लस करके हो गया आपके पास में bl, ये bl बन गया। क्लियर? अब देखो a की वैल्यू और b की वैल्यू, a आपके पास पहला नंबर है और b आपके पास लैम्डा के पास वाला, x कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लैम्डा की जगह x मान। अब देखिए इस क्वेश्चन में लैम्डा इज इक्वल्स टू आपको 2x दे रहा है, तो x के पास वाला b है, a की वैल्यू तो है ही नहीं इसमें, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0 प्लस 2x, a की वैल्यू तो हो गई 0 और b की वैल्यू हो गई आपके पास 2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स, बाहर l लिखा हुआ है, a की वैल्यू 0 तो पहला नंबर 0, b की वैल्यू 2 है तो 4l हो गया हमारे पास, 3 है एज इट इज, a की वैल्यू 0 पहला 0 हो गया, b की वैल्यू आपके पास में 2 है तो ये बन गया 2 है। तो देखिए ये कट गया इससे 2, l से l कट गया, तो आपका आंसर आया 2l अपॉन 3। तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास की जो एक सिरे से दूरी है वो आपके पास में है 2l अपॉन 3, तो 2l अपॉन 3 कौन सा? देखिए आप साफ कह सकते हो 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 40 किलोग्राम द्रव्यमान के तख्ते पर खड़ा है, तख्ता चिकने तल पर स्थित है, प्रारंभ में दोनों विराम अवस्था में है। मैं इस प्रकार से बनाता हूं डायग्राम, छोटा सा देखिए, ये हमारे पास में कोई भी एक तख्ता बना दिया, यहां पर कोई भी एक आदमी, क्लियर? इस आदमी का द्रव्यमान है 80 केजी और इस तख्ते का द्रव्यमान आपके पास में हो गया 40 केजी। मैं देखिए बीच में लिख रहा हूं छोटा सा, इसमें 40 केजी, ठीक है। फिर कह रहा है ये आदमी यहां से चल के यहां तक जाता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है? 6 मीटर। इसका मतलब इस पूरे की लंबाई आपके पास में 6 मीटर दे रहे, यहां लिख देता हूं 6 मीटर। अब तख्ता जो है ऐसी सतह पे रखा हुआ है, फिसल रहा है। आपको पता है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं पांवों से अपनी जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं ताकि हम प्रतिक्रियावल रिएक्शन के कारण आगे बढ़ पाते हैं। जब ये आदमी चलेगा तो पांवों से तख्ते को पीछे की तरफ खिसकाएगा। जनरली क्या होता है, जमीन हिलती नहीं है तो हम उतना ही आगे बढ़ जाते। अब ये तख्ता जैसे जैसे आदमी आगे जाएगा तख्ता पीछे की ओर होता जाएगा। मान लो आदमी जब दूसरे सिरे पर पहुंचा तो मान लिया तख्ता इतना खिसक गया पीछे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब तख्ता यहां आ गया, x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया। क्लियर? अब आदमी चला कितना, यहां से चल के आदमी पहुंचा इधर। अब मुझे बताइए ये टोटल 6 है, 6 में से x माइनस कर दिया तो आदमी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? 6 माइनस। जनरली आप आज तक ऐसे तख्तों पे चले हो जो हिलते नहीं है तो आपको लगता है यार आदमी को तो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करना चाहिए, परंतु जब तख्ता पीछे जा रहा है तो डिस्टेंस जो है वो जितना ये प्लांक खिसका है उससे माइनस हो जाए। तो इसकी ट्रिक बता रखी है, जब आदमी इस सिरे से इस सिरे पे आएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं हो। क्यों? सिस्टम जो है इस पूरे का मास चेंज नहीं हुआ है। तो इसकी ट्रिक ऐसे बनाते हैं, देखिए m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। अब देखिए m1 आदमी का है और d1 आदमी का डिस्टेंस हो गया, m2 तख्ते का द्रव्यमान है और d2 तख्ते का डिस्टेंस। तो आप ये कह सकते हो, देखो m1 कितना हो गया हमारे पास में, आदमी का लूं 80, d1 आपके पास में कितना है, कितना चला ये आदमी, 6 माइनस इक्वल्स टू m2 आपके पास में तख्ते का है 40 और तख्ता कितना चला x। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर माइनस लो, माइनस तब लिया जाता जब मैं ऐसे लूं, देखो इस m1 d1 प्लस m2 d2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप कहोगे आदमी का डिस्टेंस प्लस है तो तख्ते का डिस्टेंस माइनस होगा, तो इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो डायरेक्ट मैंने ये यूज कर लिया, 0 से 0 कट गया, ये कटेगा इससे 2 से, मल्टीप्लाई कर दो, 12 माइनस 2x इक्वल्स टू x, यहां शिफ्ट कर दो, 12 इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू 4 और सब किस में दे रखा, मीटर में। तख्ता जो है वो 4 मीटर खिसकेगा, 4 मीटर तख्ता खिसकेगा तो आदमी तो 2 मीटर ही चला। दिखने में लग रहा है कि आदमी 6 मीटर चलेगा, बस जबकि सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 मीटर चलेगा। x इक्वल्स टू 4 मीटर। 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों।